हेलो फ्रेंड, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने ध्यान दिया कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने यूनिवेरिएट डेटा लिया, उसके बारे में जो मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन के बारे में जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं उसके बारे में बात करी। फिर मैंने अगले लेक्चर में बाईवेरिएट डेटा लिया और उसमें से मैंने फिर मीन के कॉन्सेप्ट को मीन वेक्टर और वेरिएंस के कॉन्सेप्ट को कोवेरिएंस मैट्रिक्स में एक्सटेंड कर दिया। और साथ ही मैंने आपको कॉरेलेशन कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट को बाईवेरिएट से मल्टीवेरिएट में कॉरेलेशन मैट्रिक्स के द्वारा कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हमारे कुछ ऐसे मेजर्स थे जो हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और ये मेजर ऐसे होते हैं कि जब भी आपके पास डेटा आता है तो सबसे पहले आपको इनको चेक करना होता है, राइट। अब आज हम इस लेक्चर में एक नए एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा क्या होता है? आप जब भी कभी रियल लाइफ में आप डेटा कलेक्ट करते हो तो जिस डेटा का आप प्लान करके जाते हो कोई गारंटी नहीं होती कि वो डेटा आपको मिल जाए। जैसे हम एक सर्वे की बात करें कि आपको आपके ऑफिस से लिख करके दिया गया कि आप मकान संख्या 10, 20, 30, 40, 50 में जा कर के डेटा लेकर के आइए। आप डेटा लेने जाते हो, आपको 10 और 20 मकान नंबर में तो इंसान लोग मिल गए, जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो मिल गए, आपने उनका डेटा ले लिया। लेकिन जब आप मकान नंबर 30 में गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर आपको 40 और 50 में आपको लोग मिल गए, उन्होंने डेटा दे दिया। अब आप फिर से तो वहाँ पे जा नहीं सकते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए आपका एक डेटा वहाँ पर मिसिंग हो गया। चलिए, यहाँ पर आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि ठीक है, हम फिर से जा कर के डेटा ले आएंगे। चलिए, हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। आप कोई एक कहीं पे एक कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट हो रहा था जहाँ पे एक खेत में फसल लगाई गई थी, और उस फसल में रात में कुछ हमारे गाय भैंस आती हैं और फसल का कुछ हिस्सा खा जाते हैं। अब आप क्या करोगे? उस एरिया का तो जो डेटा है वो तो मिसिंग हो गया। आपने पूरे उस खेत को बहुत सारे प्लॉट्स में डिवाइड किया था और आपको उस प्लॉट से आपको अपना डेटा लेना था, लेकिन वो तो डेटा मिसिंग हो गया। उसी प्रकार का एक और उदाहरण है कि कोई हमारा क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हमने कुछ पेशेंट से कहा कि ठीक है, ये एक दवा है, आप रोज़ खाएंगे और अगले दिन आकर के हम आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करेंगे। वो जो पेशेंट है आज आया, कल आया, 3 दिन आया और चौथे दिन वो एब्सेंट हो गया, वो नहीं आया। लेकिन उसने दवा तो खा ली थी, लेकिन उसका डेटा मुझे नहीं मिला। फिर वो 5वें दिन आया, 6ठे दिन आया। तो इस केसेस में क्या हुआ? अब उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं लिया गया उस दिन। अब उसका ब्लड प्रेशर क्या था मुझे नहीं पता। तो इस तरह के डेटा को कैसे हैंडल किया जाए, और ख़ास तौर पे आर सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये जो हमारी समस्या है, ये तो जब भी मिसिंग डेटा होगा उसके द्वारा हमको जब अपने स्टैटिस्टिकल मेजर्स को लेना होगा, चाहे मीन हो, चाहे मीन वेक्टर हो, चाहे वेरिएंस हो, चाहे कोवेरिएंस मैट्रिक्स हो, चाहे कॉरेलेशन कोएफिशिएंट हो या कॉरेलेशन मैट्रिक्स हो, ये डेटा तो हर जगह आ जा सकता है। तो इस लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम आर सॉफ्टवेयर में इस मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ उदाहरण लेंगे और वही जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे बाकी हमारे बहुत सारे जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन हम जिनकी बात आगे अपने लेक्चर्स में करने वाले हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ हम आपको इतना ही बताएंगे, अगर आपका मिसिंग डेटा है तो आपको यह कमांड यूज़ करना है। अब 2 चीज़ें होती हैं जब हम अपने मिसिंग डेटा की बात करते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है हमारे स्टैटिस्टिक्स में कि जो चीज़ हमारी मिसिंग है उसको हम बाकी अवेलेबल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी बेसिस पर एस्टिमेट कर लें उसको, और उसको जहाँ पर हमारी डेटा वैल्यू मिसिंग थी वहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो हमारा डेटा सेट रिपेयर हो जाएगा। और हम उस रिपेयर डेटा सेट को इस तरह से मान लें कि जैसे हमारा कंप्लीट डेटा सेट था और अपनी एनालिसिस कर लें। इसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेशन। मिसिंग डेटा की वैल्यूज़ को इम्प्यूट कर दिया गया और अपने डेटा सेट को रिपेयर करके हमने अपनी एनालिसिस वैसे कर ली जैसे कि हमारा कभी डेटा मिसिंग था ही नहीं। लेकिन हम यहाँ पर इम्प्यूटेशन की बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इतना आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज़ अगर है तो
उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। और जब हम मिसिंग वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कमांड होंगे, एक होगा NA और एक होगा नल। दोनों में एक फ़र्क होता है, उसका उदाहरण मैं आपको अभी कह देता हूँ, समझाऊंगा बाद में। जैसे मान लीजिए कि 50 बच्चों ने किसी स्कूल में एडमिशन होने के लिए कोई एक इम्तहान दिया और 50 बच्चों में से 20 बच्चों का एडमिशन हो गया और 30 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। अब हमारा स्कूल शुरू हो जाता है और एक दिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वह बच्चा स्कूल में नहीं आता है। आप क्या कहते हो कि आज ये स्टूडेंट हमारा एब्सेंट है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 हमारा क्या है, जो 30 बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ था वो बच्चा स्कूल में नहीं आता है। उसमें से आप क्या कहोगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारे स्कूल का पार्ट ही नहीं है, ये तो हमारा स्टूडेंट है ही नहीं। तो केस नंबर 1 में क्या हुआ कि हमारे डेटा मिसिंग है, यहां पर हम NA को यूज करेंगे। लेकिन दूसरे केस में जहां पर हमारे स्टूडेंट का एडमिशन ही नहीं हुआ है, वो हमारे स्कूल का हिस्सा ही नहीं है, वहां पे हम NULL नल को यूज करते हैं। ये दोनों में NA और नल की बेसिक परिभाषा में फ़र्क है, जिसके बारे में हम आपको आगे स्लाइड में बताएंगे, लेकिन उसका उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हम अपने R सॉफ्टवेयर में मिसिंग डेटा की वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं। R के अंदर जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, मिसिंग ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनको हम NA के द्वारा इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N कैपिटल A। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई सर्वेयर डेटा कलेक्ट करने गया है तो यह मुझको उसको बताना पड़ेगा कि अगर कहीं पे कोई डेटा आपको नहीं मिला है, वहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़नी है, वहाँ पर आपको लिखना है NA। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें मिसिंग डेटा को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उसी तरीके से R में इसको हम NA के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो डेटा हमारे पास कहीं और से आता है और कभी कभी डेटा का साइज बहुत बड़े साइज का होता है। अब हमको ये पता करना है कि उस डेटा में क्या कोई हमारी मिसिंग वैल्यू है। अगर मिसिंग वैल्यू है तो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के जो प्रोसीजर्स हैं वो कुछ और हो जाएंगे और अगर नहीं है तो कुछ और रहेंगे। तो इस बात को पता करने के लिए हमारा कमांड होता है is.na। तो जो is.na सभी कुछ हमको लोअर अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। अगर हमको is.na अगर हमको लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने डेटा में से मिसिंग वैल्यूज़ को ढूंढना चाहते हैं कि क्या हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है। और अगर हम इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं और इसका अगर उत्तर अगर आ जाता है ट्रू, इसका जो उत्तर आएगा उसके दो ऑप्शंस हैं, ट्रू और फॉल्स। ये जो ट्रू और फॉल्स हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं R में और ये हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। तो अगर इसका उत्तर आ जाता है ट्रू और ये हमको उसके साथ में उस लोकेशन पर जहाँ पे डेटा मिसिंग है वहाँ पर अगर ये ट्रू दे देता है, इसका मतलब है कि हमारे डेटा सेट में वैल्यूज़ मिसिंग है और साथ में जिन जिन वैल्यूज़ पर हमारा ट्रू लिख करके आ रहा है वहाँ पर हमारे डेटा मिसिंग है। राइट, इसको हम आपको उदाहरण के द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राइट, जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा एक उदाहरण लिया है, बहुत आसान सा, जिसमें से मैंने आपको दिखाया कि x = NA। मैंने एक x की वैल्यू ले ली है NA और हमने कहा कि is.nax, मतलब कि जो x की वैल्यू NA हमने ली हुई है उसी को हम पूछ रहे हैं क्या ये वैल्यू मिसिंग है। उत्तर आता है ट्रू। इसका मतलब कि ये डेटा यहाँ पर मिसिंग है। राइट, यही बात मैंने आपको देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है विस्तार से कि ये जो हमारा कमांड होता है is.na, ये हमारा डेटा वेक्टर्स, लिस्ट, मैट्रिक्स, डेटा फ्रेम इत्यादि कहीं पर भी कुछ अगर होगा वहाँ पर ये काम करेगा। अगर आपने x की वैल्यू ले ली NA और is.na x पैरेंथेसिस में लिख करके एग्जीक्यूट किया तो उत्तर आ जाएगा ट्रू, मतलब कि डेटा आपका मिसिंग है। अब हम एक और डेटा वेक्टर लेते हैं। अभी तो मैंने खाली एक ही वैल्यू ली, हम एक डेटा वेक्टर लेते हैं जिसमें से मैंने दो जगह पर इस डेटा को NA कर दिया, अर्थात डेटा में वैल्यू मिसिंग है। ये डेटा वेक्टर मैंने लिया x = C11NA 13NA और जब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं is.na और पैरेंथेसिस में लिखते हैं x, तो देखिए किस प्रकार का उत्तर आ रहा है।
पहला आ रहा है फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमको समझना है। जब हमारा इस डॉट एन ए ये हमारा x पर आता है तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 11, NA 13 और NA। तो जब ये पहले पे आता है यहाँ पर इसको वैल्यू दिखाई पड़ती 11, तो ये कहता है कि फॉल्स, अर्थात कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। फिर अगले टर्न पे ये जो हमारा वैल्यू है दूसरी वैल्यू पर आता है कंट्रोल, और वहाँ पे वैल्यू हमारी है NA का क्या मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू मिसिंग है, इसने आपको दे दिया यहाँ पे ट्रू। फिर वो हमारी थर्ड पोजीशन पर आता है और तीसरे स्थान पर उसको वैल्यू मिलती है 13, मतलब कि वहाँ पर वैल्यू है, कोई वैल्यू मिसिंग है ही नहीं, तो इसने आपको उत्तर दे दिया फॉल्स। और ऐसे ही जब वो चौथे स्थान पर आता है वहाँ पर लिखा हुआ है NA, मतलब कि वैल्यू मिसिंग है, तो इसने दे दिया ट्रू। तो इसके द्वारा आपने ये समझा कि जहाँ जहाँ पर आपका ये ट्रू लिख करके आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस डेटा वेक्टर में इन जगह पर वैल्यूज़ मिसिंग हैं। जैसे अगर आप इसका आर सॉफ्टवेयर में आप इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे ट्रू लिख करके आ रहा है दूसरी और चौथी पोजीशंस में, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके डेटा वेक्टर में दूसरी और चौथी पोजीशन पर वैल्यूज़ मिसिंग हैं, राइट? ओके, अब हम आपको ज़रा सा इसका एक कॉन्सिक्वेंस भी दिखाते हैं कि वैल्यू अगर मिसिंग अगर होती हैं और अगर आप अपनी डेटा एनालिसिस करते हो तो इससे क्या होता है। मैंने इसी डेटा वेक्टर को लिया x = c 11 NA 13 NA और इसका मैंने अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करी। मैंने कमाल लगा दिया मीन ऑफ x। अब मीन ऑफ x में क्या करेगा, 11 + NA + 13 + NA / 4, इसने आपको उत्तर दे दिया NA। तो अगर कोई मिसिंग वैल्यू आपके डेटा में है तो आपका उत्तर आ जाएगा NA। उसका आप क्या करोगे, आपका तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये चाहते हो कि ठीक है डेटा सेट में जो भी वैल्यूज़ मिसिंग हैं उनको वैसे ही रहने दो, लेकिन जो डेटा हमारा अवेलेबल है उसके लिए हमको जो भी हमने स्टैटिस्टिकल फंक्शन दिया है उसकी सही वैल्यू तो कंप्यूट करके दो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक कमांड होता है NA.RM। NA.RM का आप मतलब समझिए, तो इसका मतलब RM का मतलब है रिमूव और NA का मतलब है मिसिंग वैल्यूज, तो रिमूव NA। और इसका जो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। तो अगर हमने कर दिया NA.RM = ट्रू, मतलब कि यहाँ पर से हमको अपनी NA वैल्यूज़ को हटाना है, तो इसने क्या किया, जब हमने कहा मीन और पैरेंथेसिस में लिखा x और साथ में ये वाला कमांड दे दिया NA.RM = ट्रू, तो इसने क्या किया, इसने x की में से जो मिसिंग वैल्यूज़ थी 11 NA 13 NA, मिसिंग वैल्यू को हटा दिया और इसने जो दो वैल्यूज़ थी 11 और 13 उसका उसने अर्थमेटिक में निकाल दिया 12 और उसने आपको उत्तर दे दिया 12। तो ये जो NA.RM है, जब हम इसको लिखेंगे ट्रू तो ये हमारा NA वैल्यूज़ को हटा करके जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करके बाकी बची हुई वैल्यूज़ की बेसिस पर जो वैल्यू आएगी वो आपको बता देगा, राइट। तो चलिए इसको हम इस चीज़ को ज़रा अब पहले अपने आर सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं, राइट। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे ले लिया x = NA और फिर हमने कहा is डॉट NA x, उत्तर आ गया ट्रू। फिर हमने y ले लिया, सपोज c, एक वेक्टर ले लिया 1 2 NA एंड NA, राइट। और वहाँ पर फिर मैंने कर दिया is डॉट NA y, उत्तर देखिए क्या आ गया, 1 और 2 पर हमारी वैल्यूज़ अवेलेबल है तो इसने बोल दिया 1 2, और जहाँ पे थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं अवेलेबल नहीं है तो उसने बोल दिया NA। अब अगर मान लीजिए कि हम इसको Z को लिख देते हैं NA ऐसे स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, तो ये इसको लेगा ही नहीं, राइट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो कैपिटल NA है ये आपका रिजर्व्ड वर्ड है, इसको R समझता है कि ये इसका कुछ मतलब है। लेकिन अगर हम लोअर केस में लिखेंगे या अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक अपर केस में एक लोअर केस में, इसको भी नहीं समझेगा, राइट। तो ये बात आपको समझनी है। अब अगर हम यहाँ पर जैसे देखिए मैंने ये आपका एक कोई नया वेक्टर लिया दैट इज इक्वल टू सपोज C 10 20 और से NA और कॉमा NA, राइट।
अब हम इसका जब मीन निकालते हैं, मीन ऑफ z, तो देखिए क्या आता है, Na आ गया। लेकिन जब हम मीन ऑफ z तो साथ में कर देंगे Na डॉट Rm इज इक्वल टू ट्रू। आप कैपिटल TRU की जगह आप खाली कैपिटल T को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद में आप देखिए आंसर आ जाएगा 15। इसने क्या किया, 10 + 20 कितना हो, 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो इसने आपको मीन निकाल करके यहाँ पे दे दिया, राइट। तो इस तरीके से हम आगे आने वाले जो लेक्चर हमारे होंगे जिसमें से आपको हम भिन्न भिन्न तरीके के कमांड सिखाएंगे, वहाँ पे हम आपको इतना बता देंगे कि यहाँ पे अगर आपके पास मिसिंग वैल्यू है तो ये आपका ऑप्शन है, आप उसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हो, राइट। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट कि आप इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए, राइट। अब हम आपको, जैसा मैंने आपको इस लेक्चर के आरंभ में बताया था कि हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है NA और एक होता है नल। तो ये नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमको जब भी कभी हम किसी फंक्शन को या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कभी कभी मेरे को NA वैल्यू मिलती है, कभी कभी नल वैल्यू मिलती है। आपको ये याद रखना है कि दोनों अलग अलग है, NA और नल दोनों अलग अलग हैं। NA का मतलब क्या होता है कि मिसिंग वैल्यू, अर्थात NA हमारा एक प्लेस होल्डर है। इसका मतलब क्या है कि मिसिंग है, अर्थात ये वैल्यू को यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं। और जो नल हमारा होता है ये वो वैल्यू है, यहाँ पे वो वैल्यू कभी थी ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में उदाहरण लिया था, जिस बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया है और अगर वो स्कूल में नहीं आता है तो हम उसको मार्क करते हैं एब्सेंट, वहाँ पे हम लिखेंगे NA। लेकिन जिस बच्चे का एडमिशन ही नहीं हुआ है, वो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे नल। तो ये देखिए फ़र्क है। आप जब भी कभी अपने स्टैटिस्टिकल फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इन दो प्रकार के जो आउटकम मिलेंगे, तो उसको इस प्रकार से आपको इंटरप्रेट करना है, राइट। अब एक सवाल आता है कि मुझको अगर ये पता करना है कि हमारी मिसिंग वैल्यूज़ किन किन लोकेशंस पर हैं, राइट। जैसे कि आपके पास बड़े साइज़ का डेटा आ गया, उसमें से 1000 या 1 लाख वैल्यूज़ हैं, कुछ उसमें से मिसिंग वैल्यूज़ हैं। इस डॉट NA के द्वारा ये तो पता चल गया कि उसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप ये पता करना चाहते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो उसके लिए हम विच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और विच को हम इस डॉट NA के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे WHICH, और पैरेंथेसिस में हम कर देंगे इस डॉट NA, और जो भी हमारा डेटा वेक्टर है उसको लिख देंगे। कैसे, उदाहरण के लिए हम आपको दिखाते हैं। अगर मैंने ये डेटा वेक्टर लिया है X 11 NA 13 NA, तो क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन पर तो डेटा वैल्यू है और तीसरे पोजीशन पर डेटा वैल्यू है, लेकिन दूसरे और चौथे पोजीशन पर डेटा वैल्यू नहीं है, राइट। तो अब इसमें से जब इसको मैंने किया विच इज डॉट NA और पैरेंथेसिस में X, तो इसने मुझे उत्तर दे दिया 2 और 4। तो ये क्या है, 2 4 क्या है, ये आपकी पोजीशन है सेकंड पोजीशन पे, और 4 क्या है, ये आपकी फोर्थ पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मिसिंग वैल्यू है वो हमारी सेकंड और फोर्थ प्लेस पर, अर्थात दूसरी और चौथी जगह पर हमारी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो इसका भी इस्तेमाल हमको समय समय पर जब हम अपनी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे पड़ता है, राइट। अब दूसरी बात आती है, अगर आप ये पता करना चाहते हो कि आपके डेटा वेक्टर में कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, राइट, तो उसके लिए हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सम को हम अपने इस डॉट NA के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे डेटा में कितनी NA वैल्यू हैं ये मुझे पता चल जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए हम इसी एग्जाम्पल लेते हैं, X = C 11 NA 13 NA, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ मिसिंग हैं, 2। तो जब हमने इसमें कर दिया सम इस डॉट NA और पैरेंथेसिस में लिख दिया X, तो इसने मुझे बता दिया 2। तो इसने बता दिया कि 2 वैल्यूज़ मिसिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्थान पर वैल्यू मिसिंग है, राइट। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 2 और 4 आ रहा था, ये हमारा इसकी जो पोजीशन है उसको इंडिकेट कर रहा था, लेकिन ये जो हमारा वैल्यू 2 आ रही है ये हमारी संख्या को दिखा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जिस तरीके से आपने मिसिंग वैल्यूज़ को निकाला है, उसी आप उल्टा काम भी कर सकते हो कि आपको किन किन वैल्यूज़ कंप्लीट हैं, कौन कौन सी आपके डेटा सेट में वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कंप्लीट हैं। अगर निकालना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हमारा कमांड होता है complete.cases, COMPLETE.CESES। ये फंक्शन होता है, और इसके अंदर हम अपना जो भी डेटा वेक्टर लिखते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारे कंप्लीट केस होंगे वहाँ पर वो लिख देगा ट्रू, और जहाँ पे कंप्लीट केस नहीं होंगे, मिसिंग होंगे, वहाँ पर वो लिख देगा फॉल्स। ऐसे हम आपको उदाहरण के लिए दिखाते हैं। हम उसी डेटा को लिखते हैं X = C 11 NA 13 NA,
और हम कमांड को यूज़ करते हैं complete.cases complete.cases और पेरेंथेसिस में लिख देते हैं x जो हमारा डेटा वेक्टर है। तो इसने उत्तर आपको दे दिया ट्रू फॉल्स। ये ट्रू कहाँ से संबंधित है? इससे 11 में, मतलब केस कंप्लीट है, डेटा है। ये फॉल्स कहाँ से रिलेटेड है? एन ए से। दूसरी जो हमारी पोजीशन पर एन ए वैल्यू है, दिखा रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट केस नहीं है। और उसी तरह से जो हमारे ट्रू और फॉल्स हैं, ये हमारी तीसरी और चौथी पोजीशन पर इसी के हिसाब से इंडिकेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारी ट्रू वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमको इंडिकेट करती हैं, जैसे इस डेटा में ये हमारी पहली पोजीशन पे और तीसरी पोजीशंस पे आ रही हैं कि पहली और तीसरी पोजीशन पे हमारा डेटा मिसिंग नहीं है। यह मुझे ध्यान रखना है, राइट। अब एक चीज़ और होती है कि अगर मुझको ये कुछ ऐसा काम करना है कि हमारे डेटा सेट में जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं हम उनको वहाँ से हटा देना चाहते हैं। ये बार बार हम na.rm वाला जो ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे खाली उन्हीं वैल्यूज़ पर काम करना है जो हमारे डेटा सेट में अवेलेबल है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है na.omit और ये हमको क्या करेगा, ये मेरे को एक नया डेटा वेक्टर तैयार करके दे देगा और जहाँ से वो उसने na वैल्यूज़ को वहाँ से हटा दिया है। कैसे? उदाहरण के लिए हम यही डेटा वेक्टर लेते हैं xc11 na13 na और मैंने यहाँ पे एक नया डेटा वेक्टर बनाया y। कैसे बनाया? na.omit और पेरेंथेसिस में लिख दिया x। तो अब आप देखोगे कि y की वैल्यू क्या आ गई, 11 13, अर्थात उसमें इसने डेटा में से na वैल्यू को हटा दिया और उसने 11 और 13 वैल्यू को उसने लिख दिया और साथ ही में ये आपको यहाँ पर दे रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर इसकी वैल्यूज़ थी। ये आपने जो वैल्यूज़ हटाई हैं वो आपकी दूसरी और चौथी जगह से उसने वैल्यू हटाई हैं, राइट। तो इस प्रकार से ये आगे काम ये करता है ये। अब इसमें से क्या है कि अगर आपको मान लीजिए मीन अगर निकालना है, जो हम लोगों ने na.rm के द्वारा निकाला था, अब हमारे पास दो डेटा वेक्टर हो गए x जिसमें na की वैल्यू है और एक डेटा वेक्टर हमारा है y जिसमें से na की वैल्यू को हटा दिया गया है, राइट। तो अब आप देखोगे जब आप मीन ऑफ x निकालोगे तो ये आ जाएगा na यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर na की वैल्यू है 11 + na + 13 + na डिवाइडेड बाई 4 na हो गया। लेकिन जब आप मीन ऑफ y निकालोगे तो ये 11 और 13 का अर्थमेटिक मीन निकाल करके आपको दे देगा 12। तो ये हमारा एक और तरीका है जिसके द्वारा हम अपने इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए हम इन चीज़ों को आपको ज़रा सा अपने इस आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा दें कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। चलिए हम इसी डेटा को यहाँ पे हम ले लेते हैं क्योंकि हमको इसी पर ही बार बार काम करना है, राइट। तो आप देख सकते हो ये आपका डेटा हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें से अपने इस विच कमांड को यूज़ करते हैं जो हमको ये बताएगा कि हमारी मिसिंग वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे बता दिया 2 और 4, अर्थात दूसरे स्थान पर ये वाला na और चौथे स्थान पर ये वाला na यहाँ पर है, राइट। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ का हम ये पता करना चाहते हैं कि इस x वेक्टर में हमारे पास कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे सम को यूज़ करना है, सम फंक्शन को। तो जब हम यहाँ पे करेंगे सम, इसने मुझे बता दिया 2, राइट। मतलब अर्थात यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू हमारी ये है, राइट। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ये पता करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे वो डेटा वेक्टर हैं जहाँ पे सारे कंप्लीट हैं, तो इसने बता दिया ट्रू फॉल्स। तो जहाँ यहाँ पे ट्रू आया तो 11 मतलब डेटा है, तीसरी पोजीशन पे आया है ट्रू, दैट मीन 13 डेटा पोजीशन आपका है। बाकी दो पोजीशन पे आपका आउटकम आया है फॉल्स, अर्थात वहाँ पे डेटा नहीं है। अब हम यहाँ पर अपने इसी डेटा वेक्टर से ये वाई वेक्टर तैयार करते हैं। कैसे? इन मिसिंग वैल्यूज़ को हटा करके। तो देखिए ये आपकी मिसिंग वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी आ गई? y13, राइट। और इसके बाद में हम आपको यहाँ पर अगर हम मीन ऑफ x अगर हम निकाल के दिखाते हैं तो ये आ जाएगा na, और अगर हम मीन ऑफ na वैल्यूज़ को हटाने के बाद जो हमारा मीन ऑफ y आया है उसको निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपने इस na वैल्यूज़ को या जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं हम उनको हैंडल करते हैं। तो इसके साथ ही अब हम इस लेक्चर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा कि
ये जो समस्या है ये तो बहुत ही कॉमन समस्या है। जब भी आपके पास डेटा सेट आएगा, चाहे वो यूनिवेरिएट हो चाहे वो मल्टीवेरिएट हो, उसके अंदर मिसिंग डेटा की प्रॉब्लम यूजुअली होती है। लेकिन उससे कोई घबराने डरने की बात नहीं है। सिर्फ एक ही कमांड है is.na, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कमांड को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। सबसे पहले जब आपके पास डेटा आता है तो आपको ये सारे ऑपरेशंस पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारा मिसिंग वैल्यू है, तो आप अपने जो भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, आप उसको उसी प्रकार से मॉडिफाई कर लोगे। और अगर नहीं पता चलेगा, देन बहुत जगह पे आपका एन या कुछ गलत आंसर्स आते रहेंगे, और जो आपकी एनालिसिस है वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगी। तो ये बहुत ही आसान सा और छोटा सा लेक्चर था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन वैल्यूज़ को हम डिफरेंट कमांड के साथ में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सीखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सीखने के लिए मैंने तो आपको बता दिया, अब आपका नंबर है, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल क्रिएट करिए और देखिए कि इन फंक्शन को यूज़ करके उनका आउटकम क्या आता है, और जो आउटकम आ रहा है वो आपके रियल डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर जाता है, दैट मीन्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि जो आर कर रहा है वो क्या हम समझ रहे हैं, और जो हम चाहते हैं वो क्या हम आर से सही ढंग से करने को उसको सही कमांड दे रहे हैं। तो आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।